Good morning students. So in the previous video I have explained you activity 3, 4 and 5 of chapter number 6 What a Wonderful World, and so today we'll start with our next activity, that is activity number 6 on the page number 49. So let's begin with this story. So this story is very interesting and very famous, and let's see. Have you ever come across the place full of rats? Here it is, the temple full of rats. यानी कि क्या आपने कभी भी ये कोई जगह या कोई प्लेस के बारे में या कोई टेम्पल के बारे में आपने ऐसा सुना है कि जो टेम्पल है वो पूरा का पूरा जो चूहों से ही भरा हुआ है? और ऐसा टेम्पल है जहाँ पर पूरे टेम्पल, पूरे मंदिर में चूहे ही चूहे हैं। ठीक है, अब ये जो स्टोरी जो है ये काफ़ी ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और काफ़ी कुछ एक अद्भुत चीज़ें भी आपको इसमें पता चलेगा। जो कहानी है काफ़ी ज़्यादा अद्भुत है, काफ़ी वंडरफुल स्टोरी है। ओके, सो सबसे पहले दिया है, अकॉर्डिंग टू लेजेंड द रैट टेम्पल नियर बीकानेर डेट्स बैक टू द 1400s। यानी कि लेजेंड मतलब कि एक ऐसी कहानी है जो लोगों को बहुत ही फेमस किसी स्टोरी या फिर किसी पर्सन के बारे में बताती है। ठीक है, अब जो टेम्पल है बीकानेर यानी राजस्थान में एक कि एक सिटी है बीकानेर, जहाँ पे एक बहुत ही फेमस मंदिर है जो कहते हैं द रैट टेम्पल। ओके, ये करीब 1400 साल, करीब 1400 साल पहले ये की बात है ये, जहाँ पर करनी माता एंड इनकारनेशन ऑफ द गॉड दुर्गा आस्क्ड द डेथ गॉड यामा टू री इनकारनेट द सन ऑफ अ ग्रीविंग स्टोरी टेलर। यानी कि जो करनी माता है वो किसके अवतार लेकर आई हुई थी? मतलब कि गॉडेस दुर्गा के। ठीक है, तो दुर्गा माँ उनका अवतार लेकर वो करनी माता जी तो थे, वो आए हुए थे धरती पे। एंड देन जब उनका उन्होंने ये जो गॉड है यमराज, आपको पता होगा कि जो डेथ गॉड कौन होता है? यमराज। उन्होंने उनसे पूछा कि तुम मेरे बेटे को, यानी बहुत ही दुखी से वो कह रहे थे कि तुम मेरे बेटे को दोबारा से जिंदा कर दो, यानी कि रीबर्थ करो इसका, दोबारा से जिंदा करो इसको। और स्टोरी टेलर यानी कि जो कथाकर होते हैं ना, जो कथा सुनाते हैं, स्टोरी सुनाते हैं, उसको कहा जाता है स्टोरी टेलर। तो वो किसके बेटे थे? वो करनी माता के बेटे थे। तो वो एक्चुअली उनकी डेथ हो गई थी। तो करनी माता उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे पूछते हैं कि प्लीज़ यमराज आप मेरे बेटे को जो है वो दोबारा से रीबर्थ कीजिए, उसको ज़िंदा कीजिए दोबारा। देन नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है कि यमा रेफ्यूज्ड टू हेल्प। जो यमराज भगवान है वो मना कर देते हैं हेल्प करने से, मदद करने से। इसीलिए करनी माता प्रॉमिस्ड दैट ऑल मेल स्टोरी टेलर्स मेंबर्स ऑफ द चरण कास्ट। यानी कि इसीलिए जब ये यमराज जी ने मना कर दिया मदद करने के लिए, तो जो करनी माता है वो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जितने भी मेल स्टोरी टेलर्स हैं, यानी कि किसके मेंबर्स हैं? वो चरण कास्ट यानी कि जो राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, ठीक है, उनसे वो बिलोंग करते हैं और बिल्कुल राजपूताना जैसी वो मतलब कि उनके जो स्टाइल ऑफ लिविंग है उन्हीं के जैसा स्टाइल ऑफ लिविंग मतलब कि उन्हीं की तरह वो रहते हैं राजपूतानास के अकॉर्डिंग। तो उनको कहा जाता है चरण कास्ट। ठीक है, तो चरण कास्ट के जितने भी मेंबर्स हैं, जो मेल यानी कि जो मेल स्टोरी टेलर्स है, जो कथाकर है मेल, वो क्या है दोबारा से मतलब कि वो री इनकारनेट एज रैट्स इन अ टेम्पल, यानी कि उनके जो मंदिर में वो दोबारा से जन्म लेंगे। किस अवतार में लेंगे? चूहे बनेंगे। ठीक है, जब उनका जो भी मेल स्टोरी टेलर्स है, जब उनकी डेथ हो जाएगी तो दोबारा से जन्म लेकर एक जो रैट बनेंगे और वो कहाँ रहेंगे? उनके मंदिर में, करनी माता के मंदिर में। When they die as rats, यानी कि जब अगर जो चूहे हैं अगर वो मर जाएंगे, ठीक है, they are once more reincarnated as members of the दीपावत्स फैमिली। फिर दोबारा से वो क्या करेंगे? जन्म लेंगे, ऐसे ह्यूमन बीइंग की तरह वो दोबारा जन्म लेंगे और वो किसके मेंबर बनेंगे? दीपावत्स फैमिली के मेंबर बनेंगे वो।
ठीक है नहीं, इंसान मतलब कि वो जब वो चूहो मतलब कि अगर वो मर जाते हैं एज अ रैट, तो वो दोबारा से वो एक इंसान जो है यू ऐसे वो जन्म लेंगे एज ए ह्यूमन बीइंग, एंड फिर वो किसके मेंबर बनेंगे, दीपावस फैमिली के मेंबर बन जाएंगे। सो दे बिकम करनी मातास डिसेंडेंट्स। डिसेंडेंट्स मतलब कि वो उनके बच्चे रहेंगे, चिल्ड्रन बन के उन्हीं के शरण में रहेंगे, करनी माता के मंदिर में ही रहेंगे और सेवा करेंगे किसकी, चूहों की। Hence, the करनी माता टेम्पल वॉज बिल्ट इन द अर्ली 1900s। और इसीलिए जो करनी माता का टेम्पल है वो कब बनाया गया, 1900 साल पहले, जब उनको ऑनर करने के लिए, किसको, करनी माता को। एंड हर फ्यूरी री इनकारनेटेड डिवोटीज, और फ्यूरी यानी कि जिसके काफ़ी ज़्यादा बाल होते हैं ना बॉडी में, शरीर में काफ़ी ज़्यादा बाल किस में होते हैं, चूहों में, तो वो उनके किसके शरण मतलब किसके मंदिर में रहेंगे, वो उन्हीं के मंदिर में रहेंगे। मतलब जो भी री इनकारनेट डिवोटीज, डिवोटीज यानी कि जो पीपल हु वर्शिप एज अ सर्टेन गॉड, यानी कि वो उन्हीं के बच्चे बनकर दोबारा उसी मंदिर में मतलब वो जन्म लेंगे, चूहे की तरह, रैट की तरह, ओके, और वो उन्हीं के मंदिर में रहेंगे। द टेम्पल इज होम टू अराउंड 20,000 रेड्स, ओके, जो मंदिर है, ठीक है, वो उनका घर है पूरा, और टोटल कितने रेड्स है, करीब 20,000 रेड्स है जो उधर मंदिर में ही रहते हैं, ठीक है। दे आर फेड बाय मेंबर्स ऑफ द दीपावर्स फैमिली, और वो किसके, और वो दीपावर्स फैमिली जो है वो उनको फेड करती है, लेकिन उनको खिलाती है, उनका ध्यान रखती है, उनकी टेक केयर किया जाता है इन सभी रेड्स का, ओके। और वो कौन टेक केयर करता है, दीपावर्स फैमिली। ओके, सो नाउ टेक आवर नेक्स्ट पेज नंबर 50। देन इसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पे आप फिगर देखिए, जो पिक्चर दी हुई है ये भी दीपावत फैमिली की है, और यहाँ पे एक था मतलब कि वो एक प्लेट है मैं, और जहाँ पे चूहे जो हैं वो खाना खा रहे हैं, ओके। एक्सिस्टिंग दीपावर्स फैमिली, देन दे आर 500 दीपावर्स फैमिली। सब टोटल दीपावर्स फैमिली कितनी है, 513 दीपावर्स फैमिलीज है, ओके। Then though most of the temple devotees work at the temple in shifts based on the lunar cycle, यानी कि कुछ जो टेम्पल है, यानी कि ज़्यादातर जो टेम्पल है, जो वहाँ के लोग जो है जो मतलब पूजा करते हैं वहाँ पे, ठीक है, करनी माता की, वो वहीं पर ही काम मतलब कि वहीं पर ही काम करते हैं टेम्पल में, और उनके एक शिफ्ट जो है वो लगाई जाती है, यानी कि वो जो शिफ्ट जो है वो कब उनकी चेंज होती है, लूनर साइकिल। लूनर साइकिल क्या होता है, एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम होता है जो करीब 29.5 डेज का रहता है, और जब जो मून जो है विच द मून टेक्स टू गो अराउंड द अर्थ, यानी जो मून जो है वो किसके आगे आ जाता है, अर्थ के आगे, ठीक है, लूनर साइकिल। एंड तब जो है यानी कि आपको पता होगा लूनर साइकिल कब आता है, 29.5 डेज के बाद, जब चंद्र ग्रहण जिसे हम कहते हैं, ओके। तो उस टाइम पे जो फैमिलीज है, कुछ फैमिलीज जो है वो मंदिर में परमानेंटली रहती है, ठीक है। टेकिंग केयर ऑफ द रेड्स एंड स्वीपिंग द फ्लोर ऑफ एक्सक्रीमेंट एंड फूड क्रम्स, ओके। सो अब कुछ फैमिलीज जो है वहाँ पे परमानेंट ही रहती है मंदिर में, ठीक है, तो वो किसकी देखभाल करते हैं, रेड्स की। तो मतलब वो रेड की देखभाल तो करती हैं, और साथ में क्या होता है कि जो वो स्वीपिंग भी करते हैं, साफ सफाई भी करते हैं फ्लोर की, ज़मीन की, और किसकी, एक्सक्रीमेंट क्या होता है कि जो सॉलिड वेस्ट होता है, जो कोई पर्सन या कोई एनिमल बाउल से, ठीक है, एक मेटल का बाउल है या यू कैन से स्टील का बाउल है, उसमें से खा के थोड़ा सा छोड़ दिया जाता है, उसको कहा जाता है एक्सक्रीमेंट, ठीक है। और फूड क्रम्स यानी कि जो भी हम जब हम ये जो चूहे होते हैं ना, ये सॉलिड वेस्ट वो कुछ खाते हैं पर थोड़ा नीचे था, ये जो बाउल है उसके नीचे गिरा देते हैं, ठीक है, तो वो भी कौन साफ करता है, ये दीपावर्स फैमिली साफ करते हैं, ठीक है। द रेड्स नोन एज कबास, रेड्स को क्या किस नाम से जाना जाता है, कबास या फिर लिटिल चिल्ड्रन। ये क्या खाते हैं, दे ईट ग्रेन्स, मिल्क, कोकोनट शेल्स फ्रॉम लार्ज मेटल बाउल्स, यानी कि जो ग्रेन्स हैं, देन मिल्क है, कोकोनट शेल्स,
किस कहाँ से खाते हैं, बहुत ही बड़ा एक मेटल बाउल होता है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो ये रैट्स खाते हैं। वाटर द रैट्स ड्रिंक फ्रॉम हिज कंसिडर्ड होली, यानी कि जो वाटर जो पानी जो है जो रैट्स पीते हैं, ठीक है, उनको काफ़ी पवित्रता मानी जाती है। एंड ईटिंग द रैट्स लेफ्ट ओवर्स इज सेड टू ब्रिंग गुड फॉर्च्यून, और अगर जो चूहे जब वो खाने के बाद जो चीज़ें वो मतलब छोड़ देते हैं पीछे, ठीक है, जो भी चीज़ें वो छोड़ देते हैं खाना खाने के बाद, वो अगर आप लोग खाओगे, वही चीज़ अगर आप खाओगे तो उनसे क्या होता है, गुड फॉर्च्यून आता है। गुड फॉर्च्यून मतलब शुभ भविष्य जो है वो आता है, ऐसा माना जाता है इनका, ठीक है। द डिवोटीज हैव अनदर रीजन, जो डिवोटीज है जो वहाँ के लोग जो रहते हैं, ठीक है, और पूजा करते हैं और देखभाल करते हैं रैट्स की, उनका एक दूसरा रीज़न भी क्या है कि क्यों देखभाल करते हैं रैट्स की, कि टू कीप द रैट्स सेफ एंड हैप्पी। दूसरा रीज़न क्या है कि डिवोटीज का, ताकि रैट्स को बिल्कुल सेफ यानी बिल्कुल सुरक्षित और खुश उनको रखना पड़ता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द टेम्पल लॉस, यानी कि जो टेम्पल के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके मुताबिक, इफ़ वन ऑफ द रैट्स इज एक्सीडेंटली किल्ड, अगर उनमें से एक भी चूहा गलती से भी मर जाता है तो इट मस्ट बी रिप्लेस विद अ रैट मेड ऑफ सिल्वर और गोल्ड, तो उसमें से उनको जो रैट को रिप्लेस करना पड़ता है। और वो रैट किस मतलब कि कैसे बनना, मतलब कि क्या किस बेसिस पे वो करते हैं, सिल्वर या गोल्ड का चूहा लेकर उसी की जगह उसी को रिप्लेस कर देते हैं, उनको ही करना ही पड़ता है अगर गलती से भी कोई चूहा मर जाए तो, ठीक है। ओके, अंडरस्टूड। सो नेक्स्ट अभी यहाँ पे न्यू वर्ड्स आपको दिया हुआ है। ओके, नाउ नेक्स्ट है एक्टिविटी नंबर 7। एक्टिविटी नंबर 7 में आपको क्या करना है कि नीचे आपको कुछ सेंटेंसेस जो है वो दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चंस भी दिया हुआ है, उसमें आपको क्या लिखना है, ये टेबल आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे सबसे पहले आप लिखिए बिलीव्स ऑफ पीपल, लोगों का क्या मान्यता है। तो वाटर द रेड, तो डू आई बिलीव इन दिस, क्या मैं इस पे बिलीव करूँ क्या, या फिर क्या मेरा फ्रेंड इस पे बिलीव करेगा, तो आपको ये हाँ या ना लिखना है, सिंपल। तो वाटर द रेड्स ड्रिंक फ्रॉम इज होली, जो पानी जो है अगर आप वो ड्रिंक करोगे, जो चूहे उस पानी को पी चुके हैं और अगर वो दीपावली फैमिली पियेंगे तो क्या उसे वो पवित्र मानी जाती है, या फिर क्या वो इससे एक अच्छा भविष्य लेकर आएगा। तो क्या आप वो बिलीव करते हो, तो अगर आपका हाँ बिलीव करते हो तो येस लिखो, नहीं करते हो तो नो लिख दो। क्या आपका फ्रेंड बिलीव करता है तो येस लिख दो। देन इफ वन ऑफ द रैट्स इज एक्सीडेंटली किल्ड, अगर उसमें से एक गलती से भी एक चूहा मर जाता है तो उसको किससे रिप्लेस किया जाता है, एक रैट, सिल्वर या गोल्ड रैट, उनको उस जो भी चूहा मर जाता है उसकी जगह ये गोल्ड और सिल्वर का रैट हमें मतलब उनको रखना ही पड़ता है। तो क्या आप भी बिलीव करते हो तो नहीं, अगर नहीं करते तो नो, करते हो अगर आपका फ्रेंड बिलीव करता है तो येस लिख देना। ओके, नाउ टेक आवर नेक्स्ट पेज नंबर 51। इसके बाद क्या है, अट्रैक्टेड बाय द स्टोरी ऑफ द रेड डिसेंडेंट्स, अगर आप इस स्टोरी से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हो चुके हो, आपको पसंद आई है, तो अगर आप चाहो तो उस टेम्पल पे आप विजिट कर सकते हो, या फिर आप अपने क्लासमेट या अपने फ्रेंड्स को भी लेकर जा सकते हो। पर अगर आपके फ्रेंड को नहीं पसंद है रेड्स, ओके, अगर उसको ज्वाइन नहीं करना, अगर उसको आपके साथ नहीं आना, क्यों नहीं आना, क्योंकि उसको जो रेड्स पसंद ही नहीं है। तो अगर सपोज योर क्लासमेट इज आस्किंग यू द क्वेश्चंस, वो जो तुम्हारा जो फ्रेंड या क्लासमेट्स है वो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि मैं क्यों तुम्हारे साथ आऊँ, तो उसका तुम क्या रिप्लाई करोगे वो तुम्हें यहाँ पे लिखना है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है कि वाई शुड योर क्लासमेट विजिट दिस टेम्पल, अगर आपके क्लासमेट को ये टेम्पल विजिट क्यों करना चाहता है, तो आप क्या लिखोगे, तो आप लिख सकते हो बिकॉज नो अदर टेम्पल इज लाइक दिस, कोई भी दूसरा एक मंदिर जो है इसके जैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल अलग है और यूनिक है। क्योंकि बिकॉज देयर द रेड्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ पीपल, और वहाँ के जो रेड्स है ना, चूहे, वो बिल्कुल भी लोगों से, जो स्ट्रेंज जो मतलब पीपल है उनसे बिल्कुल भी वो डरते नहीं हैं। वाई डू यू वॉन्ट योर क्लासमेट टू कम विद यू, क्यों आप क्यों चाहते हो कि आपका जो क्लासमेट है वो आपके साथ आए। बिकॉज अ टेम्पल क्राउडेड विद रेड्स इज समथिंग अनबिलीवेबल, यानी कि जो टेम्पल है पूरा का पूरा किससे क्राउडेड किया है,
चूहे चूहे हैं, और वो बिल्कुल मतलब हर जगह हर मंदिर में क्या है, चूहे ही चूहे हैं। तो इस वजह से आपको ये बिलीव करना ही बिल्कुल मतलब इम्पॉसिबल जैसा है, जो आप बिलीव कर ही नहीं सकते हो। और एंड इट अराइजेस क्यूरोसिटी इन अस, और इसमें हमें और ज़्यादा मतलब इच्छा होती है जानने के लिए कि क्यों ऐसा है, क्या ऐसा मंदिर है, क्यों ऐसी चीज़ें हैं। तो तुम्हें देखना है कि कैसे चूहे रहते हैं, क्या करते हैं, तो उस चीज़ को उस देखने की एक क्यूरियोसिटी होती है। ओके, देन वाई डू यू थिंक दिस विल बी एन इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस फॉर योर क्लासमेट। और आपको क्यों ऐसा लगता है, अगर बाई चांस आपका क्लासमेट आपके साथ आता है तो उसका ये इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहेगा, तो क्यों रहेगा वो आपको लिखना है। Because they might not have seen rats all together in this large number, यानी कि कभी जो क्यों इंटरेस्टिंग लगेगा एक्सपीरियंस, क्योंकि आपका जो मतलब कि तुम लोगों ने या आपके फ्रेंड्स ने कभी भी इतने ज़्यादा अमाउंट में रैट्स एक साथ, ठीक है, कभी भी देखा नहीं है। होता है ना कि आपने एक चूहा भी अगर आप देख लेते तो आप डर जाते हो, है कि नहीं, और इतने सारे चूहे हैं तो थोड़ा सा तो होगा कि नहीं होगा आपको कि डर लगेगा कुछ। तो रैट्स मूव अबाउट द टेम्पल ऑन देयर ओन विल एंड ईट फ्रीली फ्रॉम लार्ज मेटल बाउल्स। और वहाँ पे क्या होता है कि जो चूहे हैं वो इधर उधर पूरे मंदिर में घूमते ही रहते हैं, बिल्कुल फ्रीली होके घूमते हैं, और जब इनका मन करता है तो वो एक बड़े से लार्ज मेटल बाउल में वो खा भी लेते हैं, जो उनको दिया जाता है वो खाते भी हैं वो, ठीक है, बिल्कुल फ्रीली रहते हैं, ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं। ओके, तो उस तरीके से आप ये लिख सकते हो इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस क्यों लगेगा आपके क्लासमेट को। नेक्स्ट है, ये सारी चीज़ें आपको शेयर करनी है अपने क्लासमेट्स के साथ। एक टेबल है और कितने लोग इससे कन्विंस्ड है और कितने लोग इससे नहीं कन्विंस्ड है उसमें आपको टिक करना है। जैसे आप कोई भी अपने फ्रेंड्स का नाम लिख सकते हो 4, जैसे मैंने लिखा है तीर्थ दवे, विराज भावसर, विहांग मेहता, अपूर्वा सोलंकी। तो आप कोई भी अपने 4 फ्रेंड्स के नाम लिख सकते हो। ओके, फिर क्या वो कन्विंस्ड है, हाँ है तो टिक, नहीं है तो इसको डैश कर देना। फिर ये कन्विंस्ड नहीं है पर ये कन्विंस्ड है, मतलब ये कन्विंस्ड ही नहीं है तो यहाँ पे डैश करना पड़ेगा। फिर जो विहांग है ये भी कन्विंस्ड नहीं है तो यहाँ पे डैश करना पड़ेगा। जो अपूर्वा है सोलंकी ये कन्विंस्ड है तो यहाँ पे आपको डैश करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको ये टेबल को कंप्लीट करना है। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, एक्टिविटी नंबर 8 में जिसका टाइटल है ओल्डर देन डायनासोर्स, यानी कि ऐसा मतलब एक ट्री है जो करीब डायनासोर से भी ज़्यादा पुराना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप दिया है द सिक्वा इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्रीज ऑन अर्थ। जो सिक्वा है वो करीबन पूरे अर्थ में सबसे लंबा पेड़ है। ठीक है, इट इज़ एन एवरग्रीन ट्री, ये जो ट्री है पेड़ ये सदाबहार है। लीव्स फॉर अराउंड 1200 to 1800 ईयर्स और मोर, यानी करीब 1200 या 1800 साल से भी ज़्यादा ये पेड़ जो है वो आज भी रहता है। इट रीचेस अप टू 379 फीट इन हाइट, यानी कि विदाउट द रूट्स के बिना ही उसकी हाइट कितनी है 379 फीट उसकी तो हाइट है। द ओल्डेस्ट नोन जेंट सिक्वा ट्री इज अबाउट 3500 ईयर्स ओल्ड, यानी कि करीबन अगर हम और ज़्यादा डिटेल देखें तो जो पुराना जो है काफ़ी फेमस भी है, और जेंट यानी काफ़ी बड़ा, बहुत ही बड़ा। ठीक है, सिक्वा ट्री जो है वो करीब 3500 ईयर्स ओल्ड है। देन द सिक्वा एक्सिस्टेड इवन बिफोर डायनासोर्स वॉक्ड द अर्थ, ये जो सिक्वा है पेड़ ये करीब डायनासोर से भी पहले इस अर्थ में ये आए हुए थे, नहीं पाए जाते थे, तब वो एक्सिस्ट करते थे, डायनासोर से भी पहले के पेड़ है ये। ठीक है, तो सोच लो कितना पुराना ये पूरा पेड़ है ये। देन द एटमोसफियर वॉज वेटर एंड वार्मर देन, जो एटमोसफियर है आजू बाजू का जो एटमोसफियर है वो काफ़ी गीला और काफ़ी गर्म है। देयर वॉज अ लॉट मोर कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, और हवा में वहाँ पे सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है उसी हवा में, क्यों, क्योंकि जो रूट्स है बिना रूट्स के वो इतना ज़्यादा जो एयर है वो कार्बन डाइऑक्साइड उसके बिल्कुल सराउंडिंग्स में रहता है, आजू बाजू ही रहते, पूरे हवा में कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा।
दिस हेल्प द सिक्वास टू ग्रो द वे दे डू, और इस तरीके से क्या होता है कि सिक्वा को और मदद मिलती है कि वो और ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा ग्रो कर सके। ग्रेजुअली these conditions changed and they became limited to the area we now know as California in the US। यानी कि ये जो इस कंडीशन में ये जो कंडीशंस है अगर हम देखा जाए तो काफ़ी लिमिटेड और काफ़ी कम ऐसे पेड़ होते हैं जो डायनासोर से पुराने पाए जाते हैं। और कहाँ पे है ये जो ट्री है, ये कैलिफोर्निया है इन द यूएस, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहाँ पे कैलिफोर्निया है प्लेस जहाँ पे ये पेड़ जो है वो पाए जाते हैं। यहाँ पे पिक्चर देख लीजिए कि कैसा पेड़ है ये। देन these trees were discovered in the 1800s। ये जो पेड़ है वो उसकी खोज कब की गई? 1800 में इसकी खोज की गई, ठीक है। और करीब by the 1950s a large number of these trees were being cut for their timber। यानी कि ये जो पेड़ है ये करीब 1950s में काफ़ी ज़्यादा ये जो ज़्यादा अमाउंट में ये पेड़ को काटा जाता है। किस लिए काटा जाता है? फॉर द टिम्बर। टिम्बर क्या होता है? वुड फॉर बिल्डिंग। नाउ टेक आउट नेक्स्ट पेज नंबर 52 में आपको बताती हूँ कि टिम्बर का मीनिंग क्या होता है अच्छे से। काफ़ी ज़्यादा ही मजबूत टिम्बर। टिम्बर क्या होता है? टिम्बर मतलब कि जो वुड फॉर बिल्डिंग, यानी कि जो वुड जो है वो कट किया जाता है बिल्डिंग बनाने के लिए। एज अ रिजल्ट दे आर नाउ क्लासिफाइड एज बीइंग एंडेंजर्ड। इस वजह से क्या होता है कि ये जो ट्रीज है ये काफ़ी ज़्यादा कम पाए जाते हैं। एंडेंजर्ड है। एंडेंजर्ड क्या होता है? ऐसी ट्रीज है, ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अभी काफ़ी कम पाए जाते हैं, काफ़ी रेयर, हार्डली आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। Thus, we have places like the Sequoia National Park in Sierra Nevada, कैलिफोर्निया। इसलिए एक जगह है सिक्वा जो इसी पेड़ को मतलब कि इसी सिक्वा के नाम से ही ये पार्क जो है वो रखा गया है, यानी कि इसका नाम रखा गया सिक्वा नेशनल पार्क। कहाँ पे है ये? सायरा नेवाडा में। कहाँ? कैलिफोर्निया। वहाँ पे एक प्लेस है जहाँ पे ये सिक्वा नेशनल पार्क के नाम से फेमस है। देन इट इज़ होम ऑफ मैनी ऑफ दिस जेंट सिक्वास। और ये पूरा घर है, यानी कि इससे काफ़ी बड़े बड़े जो सिक्वास ट्रीज है, ये एक ही नहीं, इससे काफ़ी पूरा एक घर है इसका, और भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे ट्रीज है, ठीक है। देन इन फैक्ट इट इज़ होम टू 5 आउट ऑफ द 10 लार्जेस्ट ट्रीज इन द वर्ल्ड। यानी कि ये एक मतलब पूरे वर्ल्ड में ये 10 यानी कि 5th पोजीशन में आता है। टोटल 10 लार्जेस्ट काफ़ी बड़े बड़े ट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड में, जिसका ये जो सिक्वा ट्री है इसका 5th पोजीशन में इसका नाम आता है, ठीक है। अनदर ट्री, अभी आप दूसरे ट्री के बारे में देखोगे जो पिक्चर आपको दी हुई है। दूसरा ट्री जो है वो भी एक जेंट ही है, ठीक है, लाइक द सिक्वा की तरह ही है, काफ़ी बहुत ही बड़ा है ये। इसका नाम क्या है? इंसेंस सिदार। क्या नाम है? इंसेंस सिदार। ये इट ग्रोस अप टू हाइट ऑफ 150 feet and has special bark that keeps decay and moths away। यानी कि ये जो इसकी कितनी हाइट है? करीब 150 हाइट है इस पेड़ की, ठीक है। और एक काफ़ी स्पेशल बार्क है। बार्क यानी स्किन ऑफ अ ट्री, ठीक है, जो क्या करता है? कीप्स डीके। डीके मतलब धीरे धीरे उसको ख़त्म कर रहा है, ठीक है, यानी नाश कर रहा है, वेस्ट कर रहा है, पूरा वेस्ट धीरे धीरे। और इससे क्या होता है कि इस पेड़ पे मोर्स अवे यानी कि एक स्मॉल इंसेक्ट होता है जस्ट लाइक अ बटरफ्लाई, ओके, वो बिल्कुल इस पेड़ से मतलब कि जो ट्री है इससे दूरी रहते हैं, ठीक है। Its leaves have a pleasant aroma and when it's warm, the surroundings are filled with this pleasant aroma। उसके जो पत्ते हैं, उसके जो लीव्स है वो इतनी ज़्यादा ही सुगंध यानी कि सुखद सुगंध है, इतनी ज़्यादा ही मतलब जो फ्रेगरेंस है काफ़ी अच्छी स्मेल, काफ़ी अच्छा फ्रेगरेंस है। और जब वहाँ पे गर्म होता है, गर्मी, उसकी जो सराउंडिंग्स है वो पूरी की पूरी अच्छी सुगंध से ही फैल जाती है, ठीक है।
अदर ट्रीज दैट बिलोंग टू दिस फैमिली, दूसरे जो ट्री है जो बिलोंग करते हैं सेम इसी इंसेंस सिदार की फैमिली से, तो क्या नाम है? कोस्ट रेडवुड, कैलिफोर्निया रेडवुड और जेन रेडवुड। ये 3 ऐसे रेडवुड है जो बिल्कुल इंसेंस सिदार की तरह, यानी कि इन्हीं की फैमिली के इससे ही बिलोंग करता है। ठीक है, बिल्कुल इसी की तरह लंबा है, पर उसके जो लीव्स है उसमें भी सेम ऐसी ही अच्छी सुगंध यानी कि एक फ्रेग्रेंस आता है, काफ़ी अच्छी स्मेल आती है। जॉन मियर हु नेम्ड द सिक्वा, ये जो जॉन मियर जो है इन्होंने ही सिक्वा का नाम दिया है। ठीक है, एंड रोट ऑफ द स्पीसीज इन अबाउट 1870, और काफ़ी ज़्यादा स्पीसीज यानी कि काफ़ी प्रकार, काफ़ी अलग अलग टाइप्स के जो एनिमल्स हैं, ठीक है, उनके बारे में लिखा गया है करीब कितने का? अबाउट 1870 में। ठीक है, डू बी होल्ड द किंग इन हिज ग्लोरी, यानी कि बी होल्ड यानी देखो कि ये जो ग्लोरी यानी कि ये जो पेड़ है, ठीक है, ये क्या कर रहा है? इसकी एक ग्लोरी यानी कि एक राजा की तरह ये शोभा या आप कह सकते हो महिमा बढ़ा रहा है। ठीक है, और इसको कह सकते हो कि ये किंग सिक्वा है। तो देखो, बिहोल्ड यानी टू वॉच, बिहोल्ड का मतलब क्या होता है? देखो। और इसको किस तरीके से मतलब बताया जा रहा है? इतना बड़ा है कि इसको एक राजा किंग सिक्वा की तरह बोला जाता है। ठीक है, कौन कहता है? ये जॉन मियर। बिहोल्ड सीम्स ऑल आई कैन से, यानी कि इसमें इतना बड़ा और ऐसी शान है उसकी, एक ऐसा शोभा और एक ऐसा महिमा वो बढ़ा रहा है जिससे आप मतलब बिल्कुल ही सरप्राइज्ड और बिल्कुल ही अमेज्ड हो जाओगे उसको देखकर। ठीक है, बस इतना ही मैं बोल सकता हूँ। देन इसके बाद यहाँ पे न्यू वर्ड से मीनिंग्स जो मैं आपको बाद में लिखा दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया है? नेक्स्ट ऐसा बोला गया है कि the massive size and height of the sequoia has inspired many poets to write about it, यानी कि इस काफ़ी ज़्यादा ही बड़े साइज और काफ़ी बड़े हाइट जो है सिक्वा की, पेड़ की, उसको देखकर और उससे काफ़ी ज़्यादा पोएट्स जो है इंस्पायर है, प्रेरणा, मतलब उनको ये देखकर काफ़ी प्रेरणा मिली और इस वजह से उन्होंने काफ़ी पोएम्स लिखी है। किस पे? सिक्वा ट्री के ऊपर। सो हियर इज अ हाइकू अबाउट द सिक्वा। एक हाइकू क्या है? हाइकू एक ऐसा पोएम है जो क्या कंटेन करता है? ओनली 17 सिलेबल्स। क्या कंटेन करता है? 17 सिलेबल्स को मतलब उसमें कंटेन करता है। ठीक है, तो अभी इसमें क्या कहा है कि सिलेबल्स क्या होता है? सिलेबल्स यानी कि वो होता है यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन होता है जिसमें एक वॉवल साउंड आता है विद और विदाउट सराउंडिंग कॉन्सोनेंट्स के लिए। अब आपको पता होगा कि वॉवल्स क्या होते हैं? वॉवल्स जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू, और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? जैसे बी, सी, डी एंड सो ऑन टिल जेड तक, ये होते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो बेसिकली ये इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो सिलेबल्स है ये एक तरह का प्रोनाउंसिएशन होता है जिसमें एक वॉवल का साउंड आता है कॉन्सोनेंट के साथ। ठीक है, जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल वाटर कहा, तो वाटर में कितने सिलेबल्स आएंगे? देखो इसमें ए वॉवल है और ई भी इसमें वॉवल है, तो 2 है, तो मैं कैसे प्रोनाउंस कैसे करूँगी? और ये किसके साथ आ रहा है? कॉन्सोनेंट के साथ आ रहा है। डब्ल्यू क्या है? कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? वाटर, तो 2 सिलेबल हुए, 1 और 2, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 सिलेबल्स। समझ में आ रहा है? वैसे एक दूसरा एग्जांपल देती हूँ। इन फर्नो क्या आएगा? इन फर्नो। आप देख रहे हो कि इधर आई है, ई है और ओ है, ये तीनों क्या है? वॉवल्स है। ठीक है, अब इसका हम प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे? और ये किसके साथ आ रहा है? कॉन्सोनेंट एन के साथ आ रहा है, तो ये एक पार्ट हो गया इन, फिर फर और फिर हो गया नो। ठीक है, तो टोटल कितने सिलेबल्स हो गए? 1, 2, 3, तो अब यहाँ पे लिखोगे टोटल 3 सिलेबल्स है। समझ में आया? इस तरीके से आपको करना है। अब यहाँ पे हाइकू, जो हाइकू है, हाई फिर कू, तो इसमें ए आई है और यू है, 2 मतलब कि इसमें वॉवल्स दिया हुआ है, तो ए आई साथ में है तो उसको साथ में करना है। तो हम इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? हाई कू, तो टोटल कितने सिलेबल्स है? इसके भी 2 सिलेबल्स है। समझ में आया?
तो स्ट्रक्चर कैसा होता है, अगर हमें पोएम बनानी है, हाइकू लिखना है, तो उसका स्ट्रक्चर हमें याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट लाइन में टोटल 5 सिलेबस होने चाहिए, सेकेंड लाइन में 7, थर्ड लाइन में 5 सिलेबस होना चाहिए। तो टोटल कितना हो गया, 17 सिलेबस। समझ में आया? 5 + 7 + 5 करोगे तो 17 सिलेबस आएगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, द जेंट सिक्वा, टावरिंग जेंट, टावरिंग यानी कि काफ़ी बड़ा, बहुत ही बड़ा है क्या, ये पेड़। तो टोटल कैसे इसका 5 सिलेबस हुआ, तो 1, ये O, फिर E, फिर I आ रहा है, फिर यहाँ पे GIA, तो इसको हम एक साथ ले लेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया, 1 2 3, और I भी है और A भी है, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, देखिए O, फिर E, फिर I, फिर I और A, तो टोटल कितना हुआ, 5 सिलेबस। इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होगा, टावरिंग, ओके, जेंट, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, 5 सिलेबस। देन नेक्स्ट है द ग्रेट सिक्वा स्टैंड्स टॉल, इसका कैसे हो जाएगा, इसका 7 आना चाहिए। जैसे द का E, फिर E A एक साथ आएगा, फिर E, फिर U O, फिर ये भी एक साथ आएगा, I A, फिर A, फिर A, तो टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 7 सिलेबस यहाँ पे लिखना है। देन द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल, तो जो ग्रेट सिक्वा है काफ़ी एकदम लंबा खड़ा रहता है और काफ़ी पुराना भी है। ठीक है, ट्री, तो यहाँ पे भी हम 5 करेंगे, द का E लेंगे, ओल्ड, फिर आएगा E, फिर O और फिर A, तो टोटल हो गया 1 2 3 4 5, तो वॉवल्स कितने हो गए, 5, तो 5 सिलेबस। द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है वॉवल्स का और कितना प्रोनाउंसिएशन होता है उसके बेस पे आपको ध्यान देना है। ठीक है ना, नेक्स्ट टेक आउट पेज नंबर 53। दिस हाइकू इज अबाउट द जेंट सिक्वा, ये जो हाइकू है, जो पोएम है, ये किस बारे में थी, जेंट सिक्वा के बारे में थी। अब आपको अपनी खुद की पोएम लिखनी है और आपको एक अट्रैक्टिव टाइटल भी देना है, जिससे आप अपने वर्ड से बना के लिख सकते हो। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, चेंजिंग सीजन्स, ये हो गया एक अट्रैक्टिव टाइटल। क्या है, पहला, विथ चेंजिंग सीजन्स टाइनी बर्ड्स वेक अप एंड यॉन, स्प्रिंग इज इन द एयर, तो जैसे जैसे मौसम जो चेंज होते जा रहे हैं वैसे वैसे टाइनी बर्ड्स यानी छोटी कलियां जो है वो धीरे धीरे वेकअप यानी कि वो खिल रही हैं। ठीक है, एंड यॉन यानी कि धीरे धीरे वो ग्रो होता जा रहा है। अब स्प्रिंग सीजन कब आता है, विंटर सीजन के बाद। ओके, और स्प्रिंग क्या है, इज इन द एयर। सो नेक्स्ट है द रेनबो, आफ्टर समर्स रेन God's promise is remembered, glorious rainbow। अब यहाँ पे यानी कि जब भी मतलब गर्मी के बाद जब बारिश होती है तो इसके बाद क्या होता है कि God's promise is remembered, यानी कि भगवान का जो वादा है वो याद किया जाता है। और ग्लोरियस यानी कि यशस्वी या महान एक रेनबो क्रिएट होता है, बनता है कब, बारिश के बाद। ठीक है, अब इसमें हम क्या देखेंगे, 5 7 और 5 आपको सिलेबस देखना है। जैसे यहाँ पे आ गया विद का I A, देन इसका आएगा I, फिर आएगा E और A और ये O, तो टोटल 1 2 3 4 5 हो रहा है। क्या आएगा यहाँ पे, टोटल आपको 5 ही करना है। ओके, विद जो है वो एक ही बन रहा है, चेन है, 1 2 हो गया, ING चेंजिंग 1 2 3 हो गया, C ये दोनों एक साथ लेंगे, और सन्स तो SO भी अकेला है, ये O अकेला आएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 और 5 बनेगा सिलेबस। इसी तरीके से आपको ये सारे के सारे 5 और मतलब कि इसके 5 आने चाहिए, इसके 7 और इसके 5 सिलेबस होने चाहिए। ओके, तो इस तरीके से आपको ये पोएम जो है हाइकू, इस तरीके से स्ट्रक्चर से आपको पोएम बनानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है, शेयर योर हाइकू विद योर क्लासमेट्स, विच हाइकू डिड यू लाइक द बेस्ट। आपको ये सारा जो हाइकू जो है आप अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए और कौन सा हाइकू आपको सबसे अच्छा लगा वो आपको लिखना है। जैसे आई लाइक द हाइकू बाय
तो अब यहाँ पे कोई भी अपने फ्रेंड का नाम लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा है रक्षित। एंड कौन सा आपको हाइकू यानी कौन सा पोएम पसंद आया, तो मैं यहाँ लिखूंगी द रेनबो। तो मुझे पोएम कौन सी पसंद आई, द रेनबो की पोएम मुझे पसंद आई। ठीक है, तो यहाँ तक था आपका एक्टिविटी नंबर 8। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्टिविटी 9, 10 आपको करवाऊंगी, 9, 10, 11, 12। ओके, तो तब तक के लिए इस वीडियो को आप दोबारा सुन लीजिए, समझ लीजिए। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। ओके, टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।